जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एपी सुप्रकाश पे। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें से हम लोग अभी तक केवल दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। बच्चा लोग, हम इस अध्याय में ना बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर के पुराने लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परागण के बारे में, पोलिनेशन के बारे में। और ये टॉपिक जो है बच्चा बहुत ही सिंपल है, बच्चों को तुरंत समझ में ये टॉपिक आ जाती है, ठीक है। फिर भी मैं क्या करूंगा, इन टॉपिक को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको भी थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जो समझ में नहीं आती है। बच्चा, आप जानते हो कि जैसे ही हम अगला लेक्चर पढ़ते हैं तो हम लोग का ये नियम है कि पुराने लेक्चर को याद करते हैं, यानी पुराने लेक्चर को हम लोग रिवाइज करते हैं। याद करो, कल का लेक्चर हम लोग पढ़ा था बीजांड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चा? बीजांड के बारे में। बीजांडवा के अंदर जो है हम किसी चीज का निर्माण किए थे। याद करो, बीजांड के अंदर निर्माण हो चुका था भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश किसको बोला था कि जब सात कोश की अवस्था में और 8 केंद्रक जब उसके अंदर बन गए थे, तब उसको हम बोले थे भ्रूण कोश। जिनमें से जो 3 कोशिका जो थी ना बच्चा, जो ऊपर मिल रही थी, जिसको हमने बोला था प्रतिमुखी कोशिका, नीचे की जो 3 कोशिका थी, जिनमें से बीच वाली कोशिका बड़ी थी जिसका नाम था अंड कोशिका, और बड़ी कोशिका के किनारे की 2 जो कोशिका थी उसे बोला गया था सहायक कोशिका। और एक बीच में भी एक बहुत बड़ा कोशिका था जिसमें 2 केंद्रक थे, उन कोशिका को बोला गया था ध्रुवीय कोशिका। क्या इतनी सी बातें आपको याद है बच्चा? याद रखे रहना, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक बार फिर से आपको रिवाइज में करूंगा। कहाँ है? जब परागण जो है ना, परागकण जब अंकुरण होएगा तो वहां पे टॉपिक एक बार रिवाइज होएगा। और जब कोई चीज रिवाइज हो रही है बच्चा, तो आपका फर्ज बनता है उस टॉपिक को बुढ़ापे तक याद रख लेना। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक अगर याद नहीं रहेगा, वो टॉपिक, तो कैसे आप जो अगली बातें जो बताई जाएगी कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा बच्चा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे इतनी बातों से कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। चलो टॉपिक को सीधे मुद्दे पे आते हैं। बच्चा, ये मेरा 7वां लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परागण होता क्या है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि परागण क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में ध्यान से समझने की कोशिश करिए बोर्ड पे। जैसे एक छोटा सा मैंने पुष्प बनाया, और ये पुष्प का भाग जो है जानते होंगे, ये है पराग कोश। क्या बच्चा? पराग कोश है। और पराग कोश के अंदर बनता है, जानते हो ना, पराग कोश के अंदर बनता है पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कोश के अंदर जो है पराग कण का निर्माण होता है। और जब पराग कोश फटेगा, पराग कोश का स्फोटन होएगा, तो पराग कण बाहर निकल जाएंगे। अब पराग कण बाहर निकल करके अगर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चा? वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को बोला जाता है परागण, पोलिनेशन कहा जाता है। मतलब मैंने ये बतलाया कि पराग कोश से पारा निकलकर ना, पराग कोश से पराग कण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है परागण। आई होप आपको इस सिंपल सी बातें जो मैंने बोला समझ में आ गए होंगे। देखो क्या लिखा है बच्चा, जब किसी पराग कोश से पराग कण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है,
तो इस प्रकार की क्रिया को पोलिनेशन यानी परागण कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात ये करेंगे कि इस परागण की प्रक्रिया को सबसे पहले कौन देखा था, किस वैज्ञानिक ने देखा था। यानी जो परागण हो रहा है, अब कहोगे कि सर परागण, बच्चा मैं फिर रिपीट करूंगा, पराग कोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते, स्थानांतरण हो जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को परागण कहा जाता है। और इस परागण को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले परागण की क्रिया को देखा था। तो बताओ बच्चा, क्या मैं इनको परागकण के खोजकर्ता नहीं कह सकते? जरूर कह सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि परागकण की खोज यानी परागण की खोज थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने की थी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही परागण की क्रिया को देखा था। समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखा है बच्चा? परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार से हो सकता है? यानी जो पराग कोश से जो परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, वह कितने तरीकों से हो सकता है, वो कितने प्रकारों से हो सकता है? तो याद रख लेना, ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है स्वपरागण। पहला बच्चा स्वपरागण, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा है बच्चा आपका क्रॉस पोलिनेशन। और तीसरा है आपका गिटैनोगेमी। ये तीन प्रकार से परागण की क्रिया संपन्न होती है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्वपरागण के बारे में जानेंगे कि स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पर परागण के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है सजात पुष्पी परागण का होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वपरागण की बात करें। किसकी बात करें? स्वपरागण की बात करें। तो बच्चा जो स्वपरागण जो होता है ना, क्या होता है, जैसे मान लो ये है परागकोश। यानी ये सोचो बच्चा, एक आंसर देना, मुझे जवाब जरूर देना। जो मैं पुष्प यहां बनाया हूं ना, वो पुष्प कैसा है? तो कहोगे सर ये पुष्पवा जो है ना द्विलिंगी है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये होता है एक ही पुष्प के अंदर नर लैंगिक अंग होएगा और मादा लैंगिक अंग होएगा। तो खुद बताओ, क्या मैं पहले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूं ना? आपको याद होएगा ना? बच्चा ये बताओ, ये जो भाग है, ये क्या बताओ नर लैंगिक अंग है कि नहीं है? कहोगे सर नर लैंगिक अंग है। और ये पूरा भाग जो है, ये जो है पूरा भाग देख रहे हो, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह है मादा लैंगिक अंग है। तो यार बच्चा सोचो कि जब परागकोश से परागकण निकलेगा, तो परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है ना, कि अन्य पुष्प पे जा रहा है? कहोगे कि सर एक ही पुष्प का परागकोश भी है और उसी पुष्प का वर्तिकाग्र भी है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। सिंपल सी भाषा आपको समझ में आई होगी। बच्चा यही बातें यही लिखी गई है
कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। सिंपल सी बातें समझ आई कि नहीं आई? आ गई होगी ना बच्चा, आ गई होगी ना? फिर से देखो, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। मैं 3 बार रिपीट कर दिया और आपके लिए तो आपका फर्ज बनता है बच्चा कि आप इसको अच्छे से समझें और आप भी याद करें। क्योंकि मैं इतनी बार रिपीट करता क्यों हूं पता है? क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लास में पता चल नहीं पाता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है। तो मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा, बड़ी धीमी गति से पढ़ाऊंगा कि हर एक बच्चे को टॉपिक समझ में आ जाएगी। यही मेरा मकसद है, यही मेरा मकसद है। और आपका क्या मकसद है वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आपका फर्ज ये है बच्चा, पेन और कॉपी लेकर हर एक टॉपिक को, हर एक बातों को लिखें और अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आपका फर्ज ये है, मेरा फर्ज है एक ही चीज को रिपीट करके पढ़ाना। अब हम बात करेंगे कि स्वपरागण के ना क्या अनुकूलन हो सकते हैं, क्या क्या अनुकूलन हो सकते हैं। यानी पुष्प कैसा होएगा, पुष्प कैसा होएगा कि स्वपरागण के चांस ज्यादा होंगे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पुष्प जो है ना किस प्रकार से होएगा, उसमें किस प्रकार से क्या होएगा पुष्प में कि ज्यादा से ज्यादा चांस होएगा, ज्यादा से ज्यादा चांस होएगा, ज्यादा से ज्यादा संभावना होएगी स्वपरागण के। तो अनुकूलन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण के अनुकूलन का मतलब ये है कि पुष्प कैसा हो कि ज्यादा से ज्यादा चांस हो स्वपरागण होने का। तो पहला हमने यहां लिख दिया मैंने बच्चा कि पुष्प जो है ना द्विलिंगी पुष्प होना जरूरी है। स्वपरागण होने के लिए द्विलिंगी पुष्प होना जरूरी है। अब द्विलिंगी पुष्प का मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक ही पुष्प में नर लैंगिक अंग भी हो और मादा लैंगिक अंग भी हो तो पुष्प कैसा होएगा? द्विलिंगी होएगा। अगर बच्चा पुष्प द्विलिंगी है ना, अगर पुष्प कैसा है? द्विलिंगी है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस होएगा सेल्फ पॉलिनेशन होने का। होगा कि नहीं होगा जरूर बताइए। जैसे पुष्प द्विलिंगी है तो इसमें ज्यादा चांस होएगा स्वपरागण होने का। एक बात और यहां पे, दूसरी बातें जो है यहां पे कि स्वपरागण करने के लिए अनुकूलन दूसरा जो है समकालपक्वता। अब समकालपक्वता का मतलब यह है कि जो परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है यानी स्त्री केसर है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं बच्चा। ऊपर का वर्तिकाग्र, जो लंबी सी पतली सी नली होती है उसे बोलते हैं वर्तिका, और जो फुला हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं अंडाशय यानी स्त्री केसर। ठीक है, ऊपरा भाग स्त्री केसर होता है। तो जब किसी पुष्प में परागकोश यानी नर जनन अंग और स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग दोनों एक समय में यानी दोनों समान समय में अगर परिपक्व होते हैं, दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं, दोनों समान समय में परिपक्व होते हैं, तो उसे बोला जाता है समकाल पक्वता।
क्या बोलते हैं, समकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता का मीनिंग समझ में आया, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों समान समय में परिपक्व होंगे तो उसे कहा जाता है समकाल पक्वता। तो स्वपरागण होने के लिए ये भी उत्तरदायी है। बच्चा अगर मान लो कि ये पराग कोशिका जो है अच्छी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, अब बच्चा ये बताओ, जब पराग कोशिका अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं होएगा तो परागकण निकलेंगे का, ना ही निकलेंगे। और अच्छे से मान लो कि वर्ती ककरवा जो है ना, वर्ती काग्र जो है ना, ये अच्छे से परिपक्व हो गया है। तो बच्चाओ बताओ, क्या यहाँ पे, क्या इस परिस्थिति में सेल्फ पोलिनेशन होएगा? नहीं। सेल्फ पोलिनेशन तभी होएगा जब परागकोशिका और वर्तिकाग्र दोनों समान समय में परिपक्व होंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांस होएगा सेल्फ पोलिनेशन होने का। तो सिंपल सा बच्चा ये भी है कि समकाल पक्वता क्या होता है। फिर जो है तीसरा बिंदु जो है यहां पे लिखा गया, तीसरा बिंदु अनुन्मील्य परागण पुष्प। अब कहोगे सर अनुन्मील्य का मतलब क्या होता है? तो बच्चा मैं ये बता दूं कि अनुन्मील्य का जो अर्थ होता है ना, अगर जान जाओगे तो बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगी। अनुन्मील्य का अर्थ होता है बंद पुष्प। क्या होता है? बंद पुष्प। ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। अब बहुत सारे बच्चे नटखट होंगे, कहेंगे सर बंद पुष्प क्या होता है? का उस पुष्प को लाके, का उस पुष्प, एक पुष्प मैंने लाया, मान लो मैं कहीं से एक पुष्प को तोड़ लाया और तोड़ के लाया और ला करके एक में उसको अपने कमरे में, एक रूम में उसको बंद कर दिया, हो गया बंद पुष्प बच्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बंद पुष्प नहीं होता है कि आपने पुष्प तोड़ा उसको कमरे में बंद कर दिया हो गया बंद पुष्प। बंद पुष्प का मीनिंग ये होता है, नहीं। बंद पुष्प का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि जो वह पुष्प होएगा ना, जो पुष्प जो होएगा वह दलों के द्वारा, किसके द्वारा? दलों के द्वारा ढका होएगा। क्या क्या ढका होएगा? वर्तिकाग्र ढका होएगा। ये ढका होएगा, वर्तिकाग्र ढका होएगा, पराग कोष ढके होंगे। ये सारी चीजें देखो, ये दल है ना, ये दल छोटा सा बच्चा है ना, मान लो यही दल जो है बड़ा हो जाए तो ऐसे बड़ा बड़ा मिले तो ऐसे, मान लो ऐसे ढका हो तो, ये ऐसे ढका हो तो क्या करोगे? तो कहोगे सर ये तो बंद पुष्प दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चा, ये है बंद पुष्प। और बंद पुष्प जब होएगा तो खुद बताओ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांस होएगा स्वपरागण होने का कि नहीं होएगा। आपको ये बातें जो मैं कह रहा हूं, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो अनुन्मील्य परागण पुष्प का मतलब, पुष्प जो होना होता है, अनुन्मील्य का अर्थ होता है पुष्प बंद होना। यानी जब पुष्प जो है दलों के द्वारा ढका होता है, दलों के द्वारा ढका होता है, तो क्या होता है, तब उस स्थिति में उसके अंदर ही, तब उस स्थिति में उसके अंदर ही स्वपरागण की क्रिया जो होती है संपन्न हो जाती है। तो यह भी एक उत्तरदायी है स्वपरागण होने का, यह भी एक अनुकूलन है कि नहीं? है बच्चा। अब जो यहां पे लिखा कि चौथा पॉइंट लिखा गया है, यहां पे चौथा बिंदु है कलिका परागण। क्या है? कलिका परागण। तो कलिका का मतलब ये हुआ, क्या कली जानते हैं? कली, कली वर्ड सुने हैं ना बच्चा? कलिका वर्ड कहां से लिया गया है? कली से लिया गया है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि जब पुष्प जो है कलिका अवस्था में रहता है ना, जब पुष्प किस अवस्था में रहता है? कलिका अवस्था में रहता है, कलिका अवस्था में रहता है। और जब पुष्प कली अवस्था में होती है बच्चा, तो क्या आप देखे हो, वह दलों के द्वारा ढका होता है।
किसके द्वारा ढका होता है? बाह्य दलों के द्वारा ढका होता है। जो बाह्य दल जो बाहरी होते, जो हरे रंग के होते हैं ना, उसके द्वारा ढका होता है। और जब कोई पुष्प कली अवस्था में होएगी, बाह्य दलों के द्वारा ढका होएगा, और उस परिस्थिति में अगर क्या होएगा, खुद बताइए, क्या स्वपरागण होएगा कि नहीं होएगा? कहोगे यस सर, यह इस कंडीशन में भी स्वपरागण के अवसर बढ़ जाएंगे। यानी जब पुष्प कली अवस्था में होएगी और दलों के द्वारा ढका होएगा, तो इस परिस्थिति में जो है ना बच्चा, इस परिस्थिति में जो है स्वपरागण के जो चांस है बढ़ जाएंगे। और यही सारी चीजें जो है ना, 4 बिंदु मैंने बताया, द्विलिंगी पुष्प का होना, समकाल पक्वता, अनुन्मिल्य परागण पुष्प और कलिका परागण, ये 4 बिंदु में यहाँ पे लिख दिया कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं वही लिखा हूं जो मैंने बताया, ठीक है? कौन बताया? मैंने बताया, वही लिखा हूं बच्चा। ध्यान समझने की कोशिश करेगा। पहला लिखा गया है द्विलिंगी, यहाँ पे लिखा गया है द्विलिंगी पुष्प का अर्थ होता है कि पुष्प के अंदर नर तथा मादा लैंगिक अंग उपस्थित होना। सिंपल सा बात मैंने बताया। पुष्प द्विलिंगी का मतलब ही तो होता है पुष्प के अंदर नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक उपस्थित होना, ठीक है? और जब पुष्प द्विलिंगी होगा तो स्वपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं। ये सिंपल सी बातें जो मैं पहले ही समझा चुका हूं, जो यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा गया है समकाल पक्वता क्या होता है? मैंने बताया कि जब एक ही समय पर, है ना, एक ही समय पर का परागकोश तथा वर्तिकाग्र और अंडक, ये वर्तिकाग्र और ये अंडक परिपक्व हो जाते हैं, यानी एक ही समय पे परिपक्व हो जाते हैं। परागकोश भी पक गया, वर्तिकाग्र भी पक गया और अंडक भी पक गया एक ही समय पर। तो क्या होगा? परिपक्व हो जाते हैं, तो इससे समकाल पक्वता कहा जाता है। क्या कहेंगे? समकाल पक्वता कहा जाता है। और जब समान समय में ये सारी क्रिया होएगी तो जिससे स्वपरागण के भी अवसर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। यानी इस कारण भी स्वपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं। जो मैंने बोला था वही लिखा है, ठीक है? अब जो है ना, यहाँ पे अनुन्मिल्य परागण पुष्प में बताया। अब भूल गए ना अनुन्मिल्य क्या होता है बच्चा? अनुन्मिल्य का मतलब बंद पुष्प। अब देखो ये लिखा है, अनुन्मिल्य पुष्प का अर्थ होता है बंद पुष्प। अब कैसा बंद होएगा? कमरे के अंदर नहीं। जब पुष्प दलों के द्वारा पुष्प ढका रहता है, किसके द्वारा? दलों के द्वारा। जो रंग बिरंग संरचना होती है उसे दल बोलते हैं, ठीक है? जब पुष्प दलों के द्वारा ढका होता है, रहता है, तब उसके अंदर ही स्वपरागण क्रिया संपन्न हो जाती है। तब उसके अंदर ही क्या होती है? स्वपरागण की क्रिया जो है बच्चा संपन्न हो जाती है। अब कहोगे सर ऐसा कौन सा पुष्प जो है, ऐसा कौन सा पुष्प है जो, ऐसा कौन सा पुष्प है जो दलों के द्वारा ढका होता है? वो हमें जल्दी से बता दीजिए, मुझे जानना है। तो बच्चा आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि पोर्चुलाका, उदाहरण है पोर्चुलाका, पोर्चुलाका। पहला उदाहरण क्या है बच्चा? पोर्चुलाका, है ना? और एक है गुल मेहंदी। क्या है? गुल मेहंदी। पोर्चुलाका और दूसरा है गुल मेहंदी। लिख देते हैं गुल मेहंदी, गुल मेहंदी। ये 2 उदाहरण बच्चा आप भूल मत जाना, ठीक है? 2 उदाहरण भूल मत जाना बुढ़ापे तक, ठीक है? सिंपल सी बातें, सिंपल सी बातें। 2 उदाहरण है, बस याद करना है कि सर ऐसा कौन सा पुष्प है जो दलों के द्वारा बंद होता है
और जिसके अंदर जब दलों के द्वारा बंद होएगा उसके अंदर स्वपरागण क्रिया होती है। कौन सा पुष्प है? तो पोर्चुलाका गुलमेहंदी। ये पुष्प जो होते हैं दलों के द्वारा ढके रहते हैं। आपको आई होप समझ में आ गए होंगे उदाहरण, ठीक है। अब कलिका परागण मैंने वहां पे जस्ट बताया कि जब कली अवस्था में पुष्प रहता है, तो जब कली अवस्था में पुष्प रहता है तो किसके द्वारा ढका रहता है? वाह्य दलों के द्वारा। और जब पुष्प वाह्य दलों के द्वारा ढका रहेगा तो उसके अंदरवा जो है स्वपरागण क्रिया क्या होती है? संपन्न हो जाती है। वही लिखा गया है, जब पुष्प कली अवस्था में हो तो उसके अवस्था में हो तो उसके पुष्प है ना, पुष्प वाह्य दलों के द्वारा क्या होता है? बंद रहता है। तो उसके अंदर स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो इसे कलिका परागण कहा जाता है। अब कहोगे कलिका परागण सर किन पौधों में होता है? तो याद रख लीजिएगा उदाहरण बच्चा, गेहूं जानते हो ना, गेहूं, इसकी खेती तो होती होगी, गेहूं, ठीक है। और एक उदाहरण है धान, इसकी भी खेती होती होगी। इसे तो जानते भी हैं, देखे भी हैं, है ना। तो ये सिंपल सा जो है बात है। उदाहरण यहाँ पे दो उदाहरण, इसका धान और गेहूं। धान और गेहूं में कलिका परागण होता है, जबकि पोर्चुलाका और गुलमेहंदी इनमें स्वपरागण होते हैं। और ये जो पुष्प है दोनों ये दलों के द्वारा ढके होते हैं। और ये जो आपका परागण जो स्वपरागण जो होता है धान में और गेहूं में, जो स्वपरागण होता है ये कलिका परागण होता है। ये सारा चीज ये जो मैं लिखा हूं है ना, ये सभी बातें जो है आप बिंदास तरीके से एक बिंदु की तरह याद रख लेना बच्चा। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में न आए, ठीक है। अब इतनी सिंपल भाषा नहीं समझ में आएगी तो क्या समझ में आएगी बच्चा, ये बताना मुझे। आप अब जो है इसके आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को हम हटा देते हैं। तब तक आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या तो अगर नोट्स रफ और पेन लेके बैठे हैं तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूं साइड में। अब बच्चों जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे सारी चीजें हमने स्वपरागण के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो है बच्चा स्वपरागण के कुछ लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर बार बार हो रहा है तो उससे कोई फायदे भी हैं और नुकसान भी है। उसी चीज को हम जो है यहाँ पे लाभ में 4 बिंदु और हानि में 3 बिंदु यहाँ पे लिख दिए हैं। जल्दी से इनको समझ लेते हैं बच्चा, ध्यान दीजिए। इधर है स्वपरागण के लाभ। अब स्वपरागण के लाभ में पहला बिंदु है आपका यहाँ पे कि इसमें किसी कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। यानी किसी कर्मक का मतलब जैसे इसमें किसी कीड़े की आवश्यकता नहीं होती बच्चा, क्योंकि यहाँ पे जो परागण हो रहा है ना बहुत ही सरल तरीके से हो रहा है। तो क्या किसी कर्मक की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल। कर्मक वर्ड लिया कि कर्मक का मतलब किसी कीड़े की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जब किसी कीड़े की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रक्रिया कैसी है? बहुत ही सरल होती है। यानी स्वपरागण जो प्रक्रिया होती है इसमें किसी कर्मक की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये भी एक लाभ है, ठीक है। ये जरूरी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा बिंदु है यहाँ पे, इसको भी आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु लिखा गया है कि स्वपरागण अगर हो रहा है तो इसमें स्वपरागण होने से जो परागकण जो है ना ज्यादातर व्यर्थ नहीं जाते हैं, यानी परागकण नुकसान नहीं होते हैं। कहो सर क्यों नुकसान नहीं होते हैं? क्योंकि बच्चा ऐसे मान लो कि मेरा वर्तिकाग्र है, परागकोश इसके ऊपर है, सिंपल सी बात है, परागकोश फटेगा तो उसके परागकण आके निकल के वर्तिकाग्र पे आ जाएंगे। तो परागकण इसमें नुकसान कहाँ हुआ? वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है जिसे परागकण चिपक ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, अतः इनकी कम संख्या में परागकण की आवश्यकता होती है। यानी ये सरल प्रक्रिया सरल है। तो अगर परागकण कम होएगा तब वो आसानी से अच्छे तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन
हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा बिंदु आपका यहां लिखा गया है कि पुष्प को मकरंद स्त्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि क्या, पुष्प वही पुष्प मकरंद स्त्रावित करते हैं जिनमें जिनमें स्वपरागण होता है ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक बात बताओ बच्चा, इनको क्या किसी की कर्मक की आवश्यकता है? नहीं। किसी कर्मक का मतलब किसी कीड़े की आवश्यकता है? नहीं। क्या ये किसी कीड़ों को आकर्षण करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे पादप क्या मकरंद स्त्रावित करेगा? नहीं करेगा। अब तो सर मकरंद क्या होता है? तो बच्चा, पुष्प एक ऐसा भाग होता है जिसपे मकरंद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मकरंद पाए जाते हैं। और वह मकरंद जो है, उस मकरंद को भोजन के रूप में जो कीड़े होते हैं वो उपयोग में लेते हैं। अब सोचो बच्चा, अब भौरा है, कीड़ा है, और मकरंद को भोजन के रूप में उपयोग कर रहा है बच्चा, तो खुद बताओ कि क्या यहाँ पे कीड़े की आवश्यकता है? नहीं। क्या कीड़ों को भोजन बनाने की आवश्यकता होएगी? नहीं। तो यहीं पे सिंपल सा लिखा गया है, पुष्प को मकरंद स्त्रावित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। यानी थोड़े मोड़े मात्रा में मकरंद होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब चौथा बिंदु जो है लिखा गया, पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना होता है। इससे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने से जो पादप का जो अच्छा अगर वंश है, अगर पादप का अच्छा वंश है, तो उसकी वंश का क्रम जो है बना रहता है, और उस पादप में हानिकारक जीन नहीं आएंगे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होएगा तो हानिकारक जीन नहीं आएंगे। तो बच्चा बताओ, क्या सेल्फ पॉलिनेशन होने से उसकी जो शुद्धता का जो वंश है, क्या वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? कहोगे सर यस सर, जरूर बना रहेगा। जिससे क्या होता है, हानिकारक जीन जाति में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आई होप ये सिंपल सी 4 टॉपिक जो है, 4 बिंदु जो है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जो है यहाँ पे 3 बिंदु जो है हानि में है, जो जल्दी से देखते हैं इसमें कि हानि क्या हो सकती है। तो अगर स्वपरागण हो रहा है किसी पुष्प में तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला नुकसान ये है बच्चा कि पादपों का विकास जो है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे पादप का, अगर मान लो किसी पादप में अगर हमेशा बार बार जो है स्वपरागण हो रहा है, तो उनका जो विकास का जो क्रम है ना, वो कम होने लगती है। ये सिंपल सा बिंदु आपका क्लियर हो गया होगा। फिर जो है दूसरा बिंदु यहां लिखा गया है कि पादपों की उत्पादकता भी कम होती जाती है। अब सोचो बच्चा, जब पादप का विकास कम होएगा, जब पादप का विकास कम होएगा, तो पादप से जो उत्पाद बनेंगे, जो पादप से जो उत्पाद बनेंगे वो भी कम होंगे नहीं होंगे? कहोगे यस सर, जब पादप की विकास रुक रही है तो पादप की उत्पादकता भी क्या होनी होएगी, कम होएगी। यह भी बिंदु जो है आपको समझ में एक झटके में आगे होंगे। लास्ट बिंदु है आपका, लास्ट बिंदु है, पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे पादप में शुद्ध वंश क्रम बना रहता है। यानी इसी का यहाँ पे यहीं पे उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है कि स्वपरागण में क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। विभिन्नताएं मतलब कि उस पादप में अगर स्वपरागण हो रहा है, उसमें कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है, उस पादप के वंश में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो यही लिखा गया, पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती नहीं है। ये 3 बिंदु हानि है और 3 बिंदु लाभ है स्वपरागण के। बच्चा आप अच्छे तरीके से इस बिंदु को अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है। अब इन सभी चीजों को हटाते हैं। हम पढ़ चुके अभी तक स्वपरागण, सभी चीज पढ़ चुके। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण के अनुकूलन का होता है वो भी पढ़ चुके, और स्वपरागण के लाभ भी पढ़ चुके, स्वपरागण के हानि पढ़ चुके। अब दूसरा बिंदु याद करो बच्चा, परागण के प्रकार में क्या था, पर परागण। अब हम पढ़ने वाले हैं पर परागण के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी चीज को मैं हटा देता हूं यहां पे। अब बच्चे लोग ध्यान दीजिए, यहां
यहाँ पे जैसे मैंने बताया स्वपरागण के बारे में सब कुछ खल्लास हो चुका है ना। अब हम लोग पढ़ना है पर परागण के बारे में, यानी क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है। यह भी बहुत ही सिंपल तरीका सा है, समझ आ जाएगा, ठीक है। जिसे मान लो बच्चा कि ये दो पुष्प है, एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है, दो पुष्प है। जैसे मैंने ये बोला, इस पहले पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, है ना, परागकण निकलकर अगर इस पुष्प पे पहुंच जाता है, दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पे पहुंच जाता है, तो इसे बोला जाता है पर परागण कहा जाता है। अब कहोगे सर कैसे यहां से यहां जाएगा, तो बच्चा जो है होश, आप यहां से यहां जाने के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होते हैं ज्यादातर कीटे होते हैं। कौन होते हैं? कीटे होते हैं, क्योंकि पर परागण जो है ज्यादातर कीटों के द्वारा होता है। जैसे यह दोनों पुष्प है और कीटे आएंगे, मान लो कि ये कीट है ना। जैसे मान लो यहाँ पे तितली ले लेते हैं, ये तितली है और तितली ने आई, है ना, ये तितली आई और यहां से परागकण को, यानी क्यों आई? मकरंद को प्राप्त करने के लिए। आज जब मकरंद प्राप्त करने के लिए आएगी तो हो सकता है कि इस तितली के पंखों में, है ना, या इसके किसी भी शरीर के अंग में हो सकता है ये परागकण चिपक के, और जब ये जाए किसी दूसरे पुष्प पे, हो सकता है इस वर्ती काग्र पे पहुंच जाए। तो परागकण जाता है ज्यादातर किसके द्वारा? तितलियों के द्वारा, कीटों के द्वारा जाता है। तो यहां पे सिंपल सी बातें मैं ये बोलूंगा कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प के, है ना, ये अन्य पुष्प है, किसी अन्य पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को पर परागण कहा जाता है। ये बातें ये लिखी गई है कि जब एक पुष्प के परागकोश से, ये परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प के, ये अन्य पुष्प है, अन्य पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इसे पर परागण कहा जाता है। ये सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गए होंगे बच्चा। अब जो है ना, पर परागण के कुछ कारक भी होते हैं। क्या कारक होते हैं? पर परागण के कारक होते हैं। पर परागण के दो कारक होते हैं। पहला होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक। अब जैविक कारक क्या होता है, अजैविक कारक क्या होता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैविक कारक क्या होता है? जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होती है तो उसे कहा जाता है जैविक कारक। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिएगा। जब परागण की क्रिया जो है ना, जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होएगा तो उसे बोला जाता है जंतु परागण, और सॉरी जंतु परागण तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ में ये जो कारक जो होता है कौन सा होता है? जैविक कारक होता है। तो जैविक कारक में क्या लिखोगे बच्चा? जैविक कारक में लिखा गया जब जंतु के द्वारा परागण होता है तो उसे जैविक कारक कहा जाता है, ठीक है। और अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अजैविक कारक क्या होते हैं। तो जब जो है, जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया, है ना, क्रिया वायु के द्वारा और जल के द्वारा संपन्न होती है तो इसे अजैविक कारक कहा जाता है। दो चीज मैंने बोला, ध्यान सुनने की कोशिश करिएगा। जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा और जल के द्वारा संपन्न होती है तो उसे कहा जाता है अजैविक कारक। सिंपल से ये बातें यहाँ पे लिख दी गई है। अब इनमें से दो वर्ड आ रहा है, ठीक है, ध्यान सुनने की कोशिश करिए। इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है वायु और एक आ रहा है जल। यानी वायु के द्वारा परागण भी होता है,
जल के द्वारा भी परागण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान चुके हैं कि वायु के द्वारा परागण को जानते हैं यहाँ पे कि वायु परागण क्या होता है। ठीक है, वर्ड लिखा है ना, हम वायु परागण भी पढ़ेंगे और जल के परागण को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चा ना हम केवल वायु परागण पढ़ेंगे और जल के द्वारा परागण जो है अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं आज वायु परागण पढ़ के। तो वायु के परागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसे बोला जाता है वायु परागण। अब कहोगे सर वायु परागण कैसे होता है? बच्चा, हवा चलती है ना, तो हो सकता है कि हवा चल रही हो, है ना, हवा तो चलती है, और हवा में परागकण उड़ते अगर वर्ती कागर पर पहुंच जाए तो बच्चा सोचो क्या वही वायु परागण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यस सर ये तो वायु परागण है। क्यों? क्योंकि हवा में परागकण उड़ते वर्ती कागर में पहुंच जाए तो इससे बोलेंगे वायु परागण कहा जाता है। सिंपल सी बातें यहाँ पे लिख दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज बिंदु लिखा गया कि वायु के द्वारा अगर परागण होएगा, ठीक है, तो पुष्प आकार में कैसा होता है? यानी जितने भी वायु परागण के द्वारा जिनमें वायु परागण होता है वो पुष्प कैसे होते हैं? तो वो पुष्प जो होते हैं बच्चा वो आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, और साथ में रंगहीन होते हैं। यानी उसमें किसी प्रकार का रंग होता नहीं है, और रंगहीन बोलो या रंगहीन बोलो, और साथ में ये गंधहीन होते हैं। यानी इसमें थोड़ा सा गंध भी होता है, और साथ में एक और बच्चा ये मकरंदहीन भी होते हैं। अब सोचो इसमें मकरंद भी नहीं है। ऐसे पुष्प में न तो रंग है, उसमें किसी प्रकार रंग है, न तो उसमें किसी प्रकार का सुगंध है, और न ही उसमें किसी प्रकार का मकरंद है। यानी रंगहीन है, गंधहीन होते हैं, मकरहीन होते हैं। याद रख लीजिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसमें वायु द्वारा परागित पुष्प कैसा होएगा? आकार में छोटा होएगा, रंगहीन होएगा, गंधहीन होएगा, मकरंदहीन होता है। सिंपल सी बातें हैं। अब दूसरा बिंदु जो है बच्चा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, ये भी बहुत अच्छा समय आएगा, झटकों में समय आएगा, एक झटके में समय आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, परागकण को हवाओं में उड़ना है, तो परागकण को हवा में उड़ने के लिए परागकण भारी होएगा का? नहीं। परागकण को हवा में उड़ना है और परागित होना है तो बच्चा, तो हवा में उड़ने के लिए परागकण कैसा होएगा? भारी होगा ना। अब दिमाग बताइए, भारी होना चाहिए ना? नहीं, भारी होना नहीं चाहिए। परागकण अगर हल्का होएगा तभी तो वायु में उड़ पाएगा। तो याद रख लेना, दूसरा बिंदु में यही लिखा गया है कि पराग जो कण होएगा ना, जो पराग कण होएंगे, पारा नहीं बोला, पराग कण बोला, जो पराग कण होएगा वह छोटे होएंगे। कैसे होएंगे? आकार में छोटे होंगे, और कैसे होएंगे? हल्के होएंगे, बहुत ही शुष्क होते हैं, तथा अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं। आपको सर अधिक मात्रा में काहे निकल रहा है? बच्चा, वायु परागण जब भी होता है ना, तो वायु परागण के द्वारा वायु को सिखाया गया है कि तू ले जा करके आप जो है उस वर्ती कागर पर ले जाके पहुंचा दीजिएगा। क्या वायु को सिखाया गया है का? नहीं, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। वायु में परागकण जब उड़ते हैं ना, तो हो सकता है कुछ वर्ती कागर पे पहुंच जाए, और हो सकता है कुछ वर्ती कागर पे पहुंच न पाए। तो इनको जिनमें वायु परागण होता है उन पौधों को ज्यादा से ज्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? आप कहोगी यस सर, ये तो हमें सिंपल सी बातें समझ में आती है। उन पुष्पों को ज्यादा से ज्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंपल सी बातें यहाँ पे है कि परागकण छोटे, हल्के, शुष्क होते हैं तथा अधिक मात्रा में परागकण निकलते हैं, क्योंकि वायु परागण में अनेक परागकण है ना, परागकण
व्यर्थ हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बातें समझ में आ जाएगी। तीसरा बिंदु है कि जिनमें वायु परागण होता है ना, जिनमें वायु परागण की क्रिया होती है, उन उन पादपों की, उन पुष्पों की जो वर्ती काग्र जो होती है वो लंबी होती है। वर्ती काग्र कैसी होती है? वर्ती काग्र लंबी होती है। अब वर्ती काग्र के ऊपर का भाग कौन सा है बच्चा? ऊपर का भाग होता है वर्तिका। एक मिनट बच्चा, मैंने थोड़ा सा ऊपर बोल दिया। पुष्प का जो पतली सी जो डंडी होती है उसे बोला जाता है वर्तिका। तो पुष्प की जो वर्तिका होता है वो लंबी होती है। वर्तिका कैसी होती है? लंबी होती है। और वर्तिका के ऊपर का भाग जो होता है बच्चा, वह होता है वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और स्टिग्मा जो होता है ना, वर्तिकाग्र जो होता है ना बच्चा, वो होता है चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। ये सिंपल सा बात जो है तीसरे बिंदु में लिखा गया है। अब फाइनली आप बात ये करोगे, सर जी ऐसे कौन से पुष्पों में, यानी कौन से ऐसे पादप के पुष्प हैं जिनमें वायु परागण होता है? तो कुछ उदाहरण है आपका यहाँ पे देख सकते हैं। उदाहरण है जैसे घास में, बांस, मक्कों में, है ना, और नारियल, खजूर और भांग। कितने? 3 इधर 3 इधर। 6 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये 6 एग्जाम्पल आप भूल मत जाना। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल भूल मत जाना। उदाहरण है घास है, बांस है, मक्का, नारियल, खजूर और भांग। इन सब में क्या होता है बच्चा? वायु परागण की क्रिया होती है। और आज का लेक्चर आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इस सभी चीज़ों को मैं लिख करके समझाया बिंदास तरीके से। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अगर मैं लिखता तो वीडियो बहुत ही 1.5 घंटे का हो जाता, और 1.5 घंटे का हो जाता तो हमें भी दिक्कत होती अपलोड करने में, और आपको भी जो है 1.5 घंटा समय नहीं निकाल पाते हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कम समय में सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मिल जाए। तो मैं क्या करूं, इंटर की टॉपिक है, इंटर की टॉपिक थोड़ा सा मैं कम बनाना चाहता हूं, लेकिन बन नहीं पाता बच्चा। ठीक है, एक बात बोलने वाला हूं, ये जितनी भी बातें जो है मैं सिखाया हूं ना, वो सब टॉपिक जो है आप दिमाग में फिट करते जाइए, फिट करते जाइए, फिट करते जाइए। और मैं जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा, मैं आप लोगों को एक जो है ना यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत सारे लेके आऊंगा, वो आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप रेडी रहेंगे तब। ठीक है, एक बात और बताने वाला हूं, जब मेरा आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई वीडियो देखता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद जो है न तो कमेंट करते हैं, कमेंट करते भी तो हैं, कमेंट तो करते भी हैं, लिखते हैं नाइस वीडियो, लिखते हैं नाइस वीडियो, लिखते हैं सर सर गुड गुड लिखते हैं। ठीक है, तो ये नाइस वीडियो और गुड आप मुझे लिख के भेज रहे हैं, तो बच्चा उन चीजों से हमें समझ में नहीं आती है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, बहुत मेहनत लगती है बच्चा पढ़ाने में, तो मेहनत करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ पाता है। तो आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो नाइस वीडियो नहीं लिखिए, आप ये बताइए कि सर आप जो लेक्चर पढ़ाए हैं, जो आप ये टॉपिक पढ़ाए हैं, मुझे समझ में आया है तो वो लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो वो भी लिख दीजिए सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। ये लिखोगे बच्चा तब हमें कोई आगे बातें समझ में आएगी, नहीं तो नाइस वीडियो लिखोगे तो हमको कहा, हमें तो कुछ समझ नहीं आएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो लेक्चर समझ में आती है उसमें आप कमेंट में जरूर बताइए। टाइप करने में आपकी हाथ की जो हाथें जो है घिस नहीं जाएगी। टाइप करने में हाथ घिस जाती है का? मेरे को यहाँ पढ़ाते पढ़ाते खड़े होते होते लेक्चर आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ बच्चा, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा टाइप करके अपनी दिल की बातें
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या मेरे पास नहीं पहुंचाओगे, ये आपका फर्ज बनता है। क्योंकि मैं बहुत सारे अभी तक 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 6 के 6 वीडियो मैं जब भी देखता हूँ, नाइस वीडियो, नाइस वीडियो, नाइस लेक्चर, गुड, ये सारी चीजें यही कमेंट आती रहती है। क्या मतलब इसका? मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग मुझे ये अपनी बातें नहीं बताते हो कि जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, वो बातें आप तक सही तरीकों से, अच्छे तरीकों से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो नहीं बताते हैं। ठीक है बच्चा, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इतनी सी सारी चीजें हैं, आप अगले लेक्चर को पढ़ने से पहले ये सारे टॉपिक जो है आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से सुंदर सा नोट बनाइएगा। तब तक ये वीडियो का अंत हो गया, तब तक आपको जय हिंद और अपनी पढ़ाई जारी रखिए बच्चा। ठीक है, ओके, बाय।